अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जीके की सीरीज़ चल रही है जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस साथ ही साथ रीजनल कॉरपोरेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो आज हमारा 8वां लेक्चर है इसके ऊपर और 3 से 4 मज़ीद लेक्चर्स होंगे, उसके बाद ये एसोसिएशंस ख़त्म हो जाएंगी। आज जो हम एसोसिएशन करने जा रहे हैं वो है ECO, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत मशहूर है, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट ये ECO है। आपको इससे पहले मैंने RCD पढ़ाया था, याद होगा। RCD रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये आप समझ सकते हैं जो 1979 में ख़त्म हुई थी ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी का नया नाम है। किसका? RCD का नया नाम क्या रख दिया गया फिर? ECO। और ये 1985 यानी कि 6 साल बाद दोबारा जो है ना इसे बनाया गया। बनाने वाले कंट्रीज़ कौन कौन से थे? वही 3 कंट्रीज़, पाकिस्तान, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, PTI, पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। यही 3 कंट्रीज से इनने फिर सोचा कि यार क्यों ना हम दोबारा जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें जो हमारे दरमियान मफाहमत का काम करे, ठीक है, हमारी बेहतरी के लिए काम करे। तो उन्होंने 1985 में ये ऑर्गेनाइजेशन दोबारा बना ली जिसे इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। इनिशियल मेंबर 3 थे। इस वक्त जो इसके सेक्रेटरी जनरल है ना, वो कौन है? ये जो बंदा है ना आपके सामने आ रहा, खुसरो नज़ीरी, ये इसका सेक्रेटरी जनरल है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 3 के बाद ना 7 मेंबर्स और ज्वाइन हुए। कब हुए? 28 नवंबर 1992 में। अगर आपने याद रखना है कि ECO में जो 7 मुमालिक दोबारा मज़ीद ऐड हुए थे, मतलब ये टोटल तो 7 साल बाद हुए हैं। ट्रिक ये है कि यार 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो 1992 में जो ना इस ऑर्गेनाइजेशन में 7 मुमालिक और ऐड हुए, तो टोटल मुमालिक बन गए 10। कितने बन गए? 3 पहले थे प्लस 7 जो और हो गए, टोटल कितने हो गए? 10, ठीक है। अच्छा, जब 28 नवंबर 1992 में इसके अंदर 7 मुमालिक मज़ीद ऐड हुए, तब इसकी पहली समिट भी हुई इसी डेट को, सेम डेट है। ये दूसरा MCQ है और बड़ा इम्पॉर्टेंट MCQ है कि इकोनॉमिक ECO जो बनी तो 1985 में थी, ठीक है, लेकिन इसकी फर्स्ट समिट कब हुई थी? 28 नवंबर 1992 में। कब? जब इसके अंदर 7 मुमालिक मज़ीद ऐड हुए। और अगर आपसे पूछा जाए कि ECO डे कब है, तो वो भी सेम ही है। ECO डे जो सेलिब्रेट अगर पाकिस्तान में किया जाता है ना, तो वो 28 नवंबर 1992 में ही किया जाता है। फर्स्ट समिट जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये आपने बताना है कि ECO की फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ना, ये आपकी बेहतरी के लिए, फिर पता चलता है मुझे भी ना कि यार आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि फर्स्ट समिट कहाँ हुई थी। ठीक हो गया जी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ईरान, तेहरान के अंदर। ज़ाहिर है इसके अंदर अगर ईरान है ECO के अंदर, ठीक है, तो ईरान का जो दारुल हुकूमत है वो तेहरान है। तेहरान के अंदर ECO का हेडक्वार्टर है और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज है? सिर्फ एक ही लैंग्वेज है यार, इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी ऑफिशियल, ठीक है। मेनली आपने ये 4 क्वेश्चन जो है ना याद रखने हैं, मतलब 3 तो ये वाले हो जाते हैं ना। ये डेट बहुत मशहूर है, कई बार PPSC में पूछी गई, FPSC में पूछी गई, NTS के क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि ECO कब 7 नए ममालिक ने ज्वाइन की थी और समिट कब हुई थी फर्स्ट, ये भी सेम डेट है। ECO डे कब मनाया जाता है, ये भी सेम डे है। अच्छा, जो 1992 में, आप सोचेंगे कि यार 1992 में 7 ममालिक क्यों ऐड हुए ना, 1992 में ही 7 ममालिक क्यों ऐड हुए, इससे पहले क्यों नहीं? तो ये जो ममालिक 7 ऐड हुए थे ना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि वस्ती एशियाई रियासतें जो थी ना USSR के अंडर, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, किर्गिस्तान, ठीक है ना, और 2 और रियासतें थी।
वो खैर याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वो जबकि आज़ाद ही यूएसएसआर से 1992 में हुई थी, तो आज़ाद होते ही उन्होंने एसीओ को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है जी, ये बातें उम्मीद करता हूँ कि आपके माइंड में रहेंगी, आपको याद रह जाएंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आसियान या एशियन। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी, पढ़ें जैसे भी यार, वो मसला नहीं है। बात यह है कि बातें समझ में आनी चाहिए। तो जो एशियन है ना, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, रट्टा लगा लें, ये अक्सर पूछा जाता है। एशियन स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन सी हैं, मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, उसकी जो एसोसिएशन बनी ना उन मुल्कों की, उसका नाम रखा है इन्होंने एशियन या आसियान। ठीक है, ये मैं जब आपको जियोग्राफी पढ़ाऊँगा ना नक्शे के ज़रिए, तब इंशाल्लाह आपको ये आप कह लें कि फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएंगे कि साउथ ईस्ट एशियन में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, ईस्टर्न एशिया में क्या क्या है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है ना वो कंट्रीज़ वगैरह मैं आपको करवाऊँगा, लेकिन ये जियोग्राफी का जो हमारा सेशन होगा उसमें करवाऊँगा। फ़िलहाल हम एसोसिएशंस कर रहे हैं, तो बात यहीं तक रखते हैं, वरना टॉपिक बहुत जो है ना लंबा हो जाएगा। अच्छा, एशियन बनी है 1967 में और फाउंडेड इन बैंकॉक। बैंकॉक किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, ये मुझे आपने बताना है। ठीक है, बैंकॉक किस मुल्क का कैपिटल है, ये मुझे आप बताएंगे। इसके जो अच्छा, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि फाउंडेड इन बैंकॉक, लेकिन हेडक्वार्टर बैंकॉक में नहीं था इसका। ये मैं साथ ही आपको बता देता हूँ कि जो एशियन का हेडक्वार्टर था ना वो जकार्ता में था। जकार्ता किसका कैपिटल है, इंडोनेशिया का। ये नीचे लिखा हुआ है, आपके सामने आ रहा है। बनी ये बैंकॉक में थी। चले मैं ही बता देता हूँ कि बैंकॉक जो है वो थाईलैंड का कैपिटल है। इनिशली तौर पे इसके अंदर 5 कंट्रीज़ थे, लेकिन हेडक्वार्टर जो था वो इसका जकार्ता इंडोनेशिया में था। इस वक्त इसके अंदर हैं 10 जो अपना क्या कहते हैं कंट्रीज़। इस वक्त करंट कंट्रीज़ कितने हैं, 10। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल इसके ये जो बंदा बैठा हुआ है ना, आप देख रहे हो ये कुछ चाइनीज़ बिठाया हुआ है, ये कोरियन बिठाया हुआ है। ठीक है, तो लिम जोक होए इसका नाम है, लिम जोक होए। आसियान का सेक्रेटरी जनरल है ये। किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, उसका कोई ना कोई हेड होता है, उसका डिफरेंट नेम ले लिए जाते हैं। जैसे कोई अगर प्रेसिडेंट रख दें या सेक्रेटरी जनरल रख दें या मतलब कोई भी आप जो है ना उसे नाम दे सकते हैं। सीईओ कर सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह लें आप इसे। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम होते हैं हेड्स के। तो आसियान का जो हेड है वो कौन है, लिम जोक होए। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है ना बातें समझ आ गई होंगी। तो आसियान का मकसद बेसिकली यही था कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ना, सॉरी मिडल ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ये आपस में मिलके एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करें, अमन को कायम रखें और साथ ही साथ तालीम की बेटरमेंट के लिए काम करें। अच्छा, साथ ही साथ जो टेररिज्म का लेबल लगाया गया था ना डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर, उसके लिए भी इन्होंने काम करना था आसियान ने। ठीक है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस या कॉरपोरेशंस बनती हैं, ये तो वाज़ेह है ना कि ये हर कंट्री की इकॉनमी को उठाने के लिए बनती हैं। सही है। थोड़ा सा मैं ईसीओ में बताना आपको भूल गया हूँ। ईसीओ जो बनी थी ना, इसमें पाकिस्तान, टर्की और ईरान था। ईसीओ की वजह से ही पाकिस्तान, टर्की और ईरान के तावन से पीस गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है ना वो हुआ था स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये मंसूबे पाकिस्तान ने गैस परचेज़ करनी थी ईरान से। ईरान ने जो अपनी गैस पाइपलाइन थी ना वो जो तफ्तान बॉर्डर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम तफ्तान है। ठीक है ना, ये भी एक क्वेश्चन है बहरहाल। ठीक है, ये जब आपको कंट्रीज़ करवाऊंगा ना मैं जियोग्राफी में, तब आपको ये सारी बातें इंशाल्लाह बता दूंगा। तो तफ्तान तक ईरान ने तो गैस पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है ना मज़ीद इससे वो आगे नहीं लेके गया। क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर हो गया किससे, यूएसए से।
यूएसए ने कहा भाई आप किधर जा रहे हैं, क्यों ईरान से ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। लेकिन आपको अगर इंटरव्यू में या पीपीएससी वगैरह में एमसीक्यू की शक्ल में पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान जो है वो पीस गैस पाइपलाइन मंसूबे पे अमल क्यों नहीं कर सका, तो आपने ये नहीं कहना कि जी अमेरिका के प्रेशर में आके, वहाँ पे आपने यही जवाब देना है कि ईरान जो था उसने प्राइसेस जो थी, कीमतें जो थी वो बढ़ा के मुआहिदा करना चाहा, तो पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से पाकिस्तान ने उसे कंप्लीट भी नहीं किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।